प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट सीटीजी पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9th की 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 1.1 को सॉल्व करा था, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, तो नीचे दिए गए कुछ कथन है, सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर यहाँ पर आपने देने हैं भाई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने जब क्लास 9th की सीरीज शुरू की थी तो उसमें जो बेसिक जो वीडियो थी, यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो थी, अगर आप सभी ने देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अप्रिमेय संख्या क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। प्यारे बच्चों देखिए, तो प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसके अंदर परिमेय संख्या भी होती है और अप्रिमेय संख्या भी होती है। उन सभी का जो संग्रह होता है उन्हीं को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। तो क्या है अभी प्रत्येक अप्रिमेय संख्या, तो सबसे पहले अप्रिमेय संख्या √2 है, √3, √5, √6, √7। इस तरह से की जो संख्या होंगी वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी भाई। देखिए यहाँ पर प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। स्क्रीन के ऊपर आपकी ये स्टेटमेंट आई होगी। तो प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी बिल्कुल, यस। इसका हम उत्तर जो लिखेंगे या एक्सरसाइज हमारी है 1.2 यहाँ पर। ठीक है भाई, 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर है। अच्छा, स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रही है स्टेटमेंट, कोई बात नहीं। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर लिखने का 1.2 देखिए स्क्रीन पे आ रही है भाई, कक्षा 9, ठीक है। संख्या पद्धति चैप्टर का हमारा नाम है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है। प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है भाई। बिल्कुल होती है। हम लिखेंगे सत्य, सत्य आएगा इसका आंसर, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, जो वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है ना भाई, उसके अंदर हमारी अप्रिमेय संख्या होती है। सभी होंगी, सभी अप्रिमेय संख्या होंगी। सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अप्रिमेय संख्या भी होती है, अप्रिमेय संख्या भी होती है, परिमेय भी होती है और अप्रिमेय भी, अप्रिमेय संख्या भी होती है। अतः सभी प्रत्येक अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तो इसका आंसर ये आपने कारण इसका लिखना भाई, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए भाई, संख्या रेखा का, संख्या रेखा का प्रत्येक जो बिंदु होगा, संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, जिनकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, अनगिनत, जिनको नहीं गिन सकते भाई, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m, ये √m क्या देखिए भाई, और जो ये m है ना, m ये एक प्राकृतिक संख्या है भाई। मतलब इस m की जगह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो संख्या रेखा देखिए भाई, यहाँ पर ये एक संख्या रेखा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे एक संख्या रेखा बनाई है। तो यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 अप टू सोन, यहाँ पर ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5 ये है। तो उसने बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। आप क्या करोगे कि m की जगह, यहाँ पर m की जगह आपने क्या लेना है, 1 लेना है, कोई बात नहीं लेंगे 1, 2 लेना है, यहाँ पर 3 लेना है। मतलब m की जगह प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पर लेनी है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, m उसने प्राकृत संख्या लेने की बात करी है, लेकिन वो कह रहा है कि
कि प्रत्येक बिंदु को हम इसके रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि शर्त उसने खुद क्या बोला है कि m जो है ना वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यहाँ पर √3 बनेगा 4। तो अगर √1 होगा तो यहाँ पर 1 बनेगा, √2 यहाँ पर जो होगा ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 से आगे कुछ 1.4 यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैं सारी संख्या को इस बिंदु पर निरूपित कर सकता हूँ संख्या रेखा के ऊपर। लेकिन जैसे 0 से पीछे आऊंगा यहाँ पर, ऐसे 1 से इधर आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो मैं नहीं लिख सकता उसको m के रूप का, इस रूप में नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने m जो बोला है ना वो m उसने बोला है प्राकृत संख्या, जबकि 0, 1, -1, -2, -3, -4, -1 ये प्राकृत संख्या नहीं है। और जब यहाँ पर ये प्राकृत संख्या नहीं है ना ये वाली, तो मैं इनको इस संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकता जो यहाँ पर बनेगी। इनको तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जो उधर होंगे -1, -2 ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसने m जो शर्त दे रखी है वो आपसे प्राकृत संख्या दे रखी है। अगर वो बोलता कि एक पूर्णांक संख्या हो, लेकिन यहाँ पर -1 जो होता है ना -1, वो एक रूट, उसका पूर्ण रूप से हम रूट नहीं निकाल सकते। ऐसी संख्या का रूट आपने नहीं देखा। आगे जो क्लासेस होंगी, 11th क्लासेस होगी, उसमें आप देखोगे इस -1 का रूट जो होगा उसको भी इमेजिनरी रूट माना जाता है, इमेजिनरी संख्या माना जाता है, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम -1, -2 इनका जो रूट होता है उनका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, संभव नहीं है कि सभी संख्याओं का जो वर्गमूल हो। तो प्यारे बच्चों उसने शर्त ही लगाई है, शर्त ही दे रखी है कि जो m है वो सिर्फ एक क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। जब प्राकृत संख्या होगी तो उस साइड सिर्फ 1 से लेकर के उधर साइड सारी संख्याओं का हम प्राकृत संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि शर्त दे रखी है m एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या का रूट अगर निकालोगे तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी जो संख्याएं बच गई उनका जो रूट है वो पूरा हो। ठीक है भाई, उनको हम नहीं कर सकते। -1, -2, -3 का रूट निकाल लेंगे तो आप संख्या रेखा पर उसको निरूपित ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो संख्या का जो वर्गमूल है पूरा नहीं होगा, उसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाएंगे, माइनस वाला जो भी हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये फर्स्ट का अपोजिट है, फर्स्ट जो पार्ट था इसका अपोजिट है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है, क्या वो अपरिमेय संख्या होती है भाई? वास्तविक संख्या क्या होती है भाई? वास्तविक संख्या के अंदर हमारे जितने भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, वो सभी आती है भाई। प्राकृत संख्या आती है हमारी, ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, पूर्ण संख्या होती है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर पूर्ण के बाद होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या से अलग होती है फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल जहां पर होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आप स्टेटमेंट को हटा देना अगर स्क्रीन पे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, से स्टेटमेंट मेरे को याद है। तो बताना हमने प्रत्येक वास्तविक संख्या, छोटा कर दीजिए स्टेटमेंट को, कोई बात नहीं। वास्तविक संख्या यहां पर देखिए, तो अपरिमेय संख्या जो है वो जो बाकी की जो संख्या है प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, इन सभी से अलग है वो, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या में है और ये भी वास्तविक संख्या में। लेकिन ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है ना, जो वो सारी की सारी वास्तविक संख्या भी होगी। लेकिन जितने भी वास्तविक संख्या होंगी ना, जैसे ये भी तो वास्तविक संख्या, क्या ये इसके अंदर आ रही है? नहीं है, ये अलग संग्रह है, इनका अलग संग्रह है। ठीक है ना, अलग अलग है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या में नहीं आएगी भी भाई। जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या अपरिमेय आएंगे? नहीं आएंगी। पूर्ण संख्या क्या वो अपरिमेय में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या परिमेय संख्या वो अपरिमेय में आएंगे? नहीं आएंगे। तो परिमेय संख्या तो वास्तविक है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक है, प्राकृत संख्या भी वास्तविक है, लेकिन वह अपरिमेय थोड़ी ना है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे देखिए 1 है, 1 ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 0 एक वास्तविक संख्या है, पर ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय है, ये तो पूर्ण है, ये तो प्राकृत है। तो हम कहेंगे नहीं, इसका आंसर होगा असत्य। थर्ड का क्या होगा आंसर? थर्ड का आंसर होगा असत्य, नहीं असत्य होगा भाई।
क्या लिखोगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा असत्य। अब देखिए भाई 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं, धनात्मक संख्या कौन सी होती है भाई? 1 से लेकर के जितने भी ये नंबर होते हैं इनफिनाइट तक, ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, एक्सरसाइज 1.2 का, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अप टू सो इन्फिनिटी। अभी क्या दे रखा है इसमें? इसमें दिया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? देखते भाई, यहाँ पर 1 ले लिया हमने और रूट यहाँ पर 2 का भी ले लिया, धनात्मक पूर्णांक इनके सबके हमने वर्गमूल ले रहे हैं हम। देखिए भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले लिए। देखिए भाई 1 का रूट तो 1 ही होता है, ठीक है, 1 का रूट तो क्या होगा? 1 होगा। तो जो रूट 1 है उसका जो रूट लिया हमने 1 का रूट, तो ये तो परिमेय संख्या बन गया, ये तो नहीं हुआ। वर्गमूल 2, जब इसको हम आगे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आगे चलता रहेगा, उसका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी, मतलब रिपीट नहीं होगा कहीं भी जाकर के। ये आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे भाई क्या होता है दशमलव प्रसार। लेकिन अभी तक देखिए इसका रूट जो है ना वो पूरा रूट नहीं है भाई, जैसे इसका रूट है तो इसको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, रूट 2 को, रूट 3 को नहीं लिख सकता, रूट 4 को नहीं लिख सकता, रूट 5 को नहीं लिख सकता, रूट 4 को लिख सकता हूँ 2, रूट 6 को नहीं लिख सकता, रूट 9 को लिख सकता हूँ 3। तो ये परिमेय है, इसका जो वर्गमूल है, इसका जो वर्गमूल है वो भी परिमेय संख्या देता है, इसका जो वर्गमूल है 4 का जो रूट है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो उसने क्यों बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते, ठीक है। तो उसने बोला यदि ऐसा नहीं है तो खुद ही बोल दिया। तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक, तो देखिए भाई जो कि क्या है? परिमेय संख्या। तो भाई आप वर्गमूल 1 का उदाहरण दे सकते हो, वर्गमूल 4 का दीजिए, वर्गमूल 9 का, वर्गमूल 16 का, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं जिनका वर्गमूल होता है, पूर्ण वर्गमूल, ठीक है भाई। तो ये एग्जाम्पल था इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना आना चाहिए। ये आपके उदाहरण दे रखे होंगे, मैं अपने सहयोगी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने वर्ग एग्जाम्पल को भी नोट डाउन किया है स्क्रीन की। अगर नहीं कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। उदाहरण नंबर 3 को मैं पहले आपको कराना चाहूंगा, मतलब इस क्वेश्चन से पहले मैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पर नोट करूंगा भाई। मैं लिख देता हूँ अपने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, उदाहरण नंबर 3 है भाई। ये उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान हमने दिखाना भी कहाँ पर होता है। जैसे आपने संख्या रेखा पर 0 तब देखा भी 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, फिर उसके बाद 1 है, 1 2 है, 3 है। तो हमने वर्गमूल 2 भी आपको बताना भी कैसे आप उसको दिखा सकते हो कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 कहाँ पर होता है, कहाँ पर उसका स्थान है भाई। तो आपने उदाहरण नंबर 3 हम करेंगे पहले, देखिए भाई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा है या उसके बारे में कुछ पता है तो उसका ज्ञान आपके लिए बहुत, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग की जाती है भाई, ठीक है। मतलब हर एक समकोण त्रिभुज के लिए, उसी लिए उसको प्रमेय बोलेंगे, ठीक है। हर एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है वो बात, ऐसा कथन जो हर एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगा वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री को, 90 डिग्री का,
जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण हो। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उनमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 जो कोण होते हैं ना वो न्यून कोण हो जाते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं वो। तो जो ये जिसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है नीचे वाली साइड के साथ, उसको बोलते हैं आधार। और जो भुजा खड़ी होगी ऐसे खड़ी हुई है बच्चों, इसको बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर 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 इसको बोलते हैं भाई बेस। इसको हाइपोटेनियस हाइपोटेन्यूज ऐसे बोलते हैं भाई, हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, हाइपोटेनस बोल सकते हैं। कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण हिंदी में। ठीक है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपको बोलती है कि जो कर्ण होता है, अगर आपको उसको निकालना है कर्ण को, तो आप कर्ण का वर्ग करिए, ठीक है, और लंब का वर्ग करिए भाई, बिल्कुल करेंगे, और आधार का वर्ग करिए और दोनों को जोड़ दीजिए भाई। किस किस को, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जो होगा उन दोनों को जोड़िए और इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है भाई। लंब का वर्ग और आधार का जो वर्ग है उन दोनों का जो जोड़ होता है वो किसके वर्ग के बराबर होता है भाई, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, और जो कर्ण का वर्ग होता है ना वो लंब का वर्ग और आधार का जो वर्ग होता है उनका जो जोड़ होता है, उनका जो सम होता है, योग होता है, उनके बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलती है। ये छोटा सा फार्मूला आपने, छोटी सी थ्योरम जो है ये अपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसका प्रूफ जो है वो 10th क्लास में, लेकिन जब की बार सिलेबस से क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा इसका भाई हमें प्रूफ दीजिए तो हम वो भी कराएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अभी से सिलेबस से इसको हटा दिया। तो आपने इस थ्योरम का यूज करना अभी देखिए भी कैसे करेंगे। देखिए जो वर्गमूल 2 है भाई, उसको आपने संख्या रेखा पर, वर्गमूल 2 संख्या रेखा पर इसका स्थान, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर दर्शाइए, कह सकते हैं संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, निरूपित करेंगे, मतलब इसका स्थान हमने निरूपित करना है भाई, निरूपण करना है इसका, ठीक है। वर्गमूल 2 जो है ना भाई, वर्गमूल 2 जो है भाई, सबसे पहले वर्गमूल 2 जो थी वो ही एक अपरिमेय संख्या है भाई। वर्गमूल 2 ही एक अपरिमेय संख्या है जो पाइथागोरस के अनुयायियों ने उसका पता लगाया था भाई। पाइथागोरस के जो अनुयायी थे उन्होंने इसका पता लगाया था कि वर्गमूल 2 एक सबसे पहली अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसको करने के लिए जैसे एक वर्ग है भाई, एक वर्ग होता है, वर्ग क्या, जिसकी सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ये इसका विकर्ण है। जब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करी, ठीक है, ये जो इसका विकर्ण आया, इसका जो वैल्यू थी वो √2 थी, ठीक, जो √2 से यहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस के अनुयायी जो थे उन्होंने वर्गमूल 2 के बारे में बताया कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसका स्थान निर्धारण कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे भाई। देखिए तो एक संख्या रेखा लेते हैं यहाँ पर, इसमें आपको प्रकार की हेल्प लेनी पड़ेगी भाई, प्रकार का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 1 2 3 4, और ये अपने इक्वल पार्ट में से प्रकार के साथ कैसे बराबर बराबर इक्वल पार्ट में आपको इसको काट देना भी, हर एक लाइन नंबर लाइन को। यहाँ पर -1, और इनके बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं यूनिट, 1 यूनिट, या फिर एकक बोलते हैं भाई, एकक दूरी। 0 और 1 के बीच में एकक बोलेंगे, एकक, ये भी एकक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि वर्गमूल 2 कहाँ पर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका नाम रख देता हूँ O, इसका नाम रख देता हूँ A। तो यहाँ पर ये 1 एकक हो गया, 1 एकक मतलब इकाई, एक इकाई। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर ना मैंने सेंटीमीटर यूज किया, ना किलोमीटर, ना ही मीटर, हमने तो सिर्फ यहाँ पर एक वन मान लिया है, उसकी इकाई एकक है, दूरी बोल देंगे इसकी। यहाँ से 0 से 1 तक, मतलब O से A तक का जो दूरी है वो कितनी है, एकक है, एक एकक। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर सीधा बिल्कुल, और जिसकी लंबाई भी कितनी होगी, जितनी ये लंबाई उतनी सेम होगी, क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं भाई। बिल्कुल आपने इसकी भी जो दूरी है वो भी 1 एकक लेनी है ऐसे। यहाँ पर इसका नाम A था, इसका नाम यहाँ पर रख दिया B, और इस B को आपने O से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना, मिला देना भाई इसके ऊपर। O को आपने 0 के बिल्कुल ऊपर लेना भाई, संपाती मतलब इसके ऊपर ही संगत इसके। ठीक है, ओके, ये O है और ये 0। तो इस डायग्राम को मैं इधर बनाऊंगा, ऐसे बना सकता हूँ इसको, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यहाँ पर ये B है और ये क्या है, A है, और यहाँ पर ये O है। ठीक है, ये 1 ये भी 1। देखिए आपको OB की लेंथ फाइंड करनी है, OB की लेंथ। ठीक है, आपने क्या फाइंड करनी है, OB की लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपने लंब खींचा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना करके लंब खींचना, ऐसे 1 सेंटीमीटर का 1 मतलब 1 सेंटीमीटर लो आप, मर्जी आपकी, अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर ले लो, मतलब जितने डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस आपने यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, ऐसा इसमें साइड भी लिखोगे अपनी कॉपी में, समकोण त्रिभुज AOB या OAB या BOA, कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, OAB को बोलो, OAB में जहां पर A पर कितने डिग्री कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो क्या है पाइथागोरस, क्या थी पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग था भाई, कर्ण का वर्ग बराबर था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे ये था। तो यहाँ पर कर्ण क्या है भाई, कर्ण यहाँ पर OB है, तो यहाँ पर OB का वर्ग लिखेंगे भाई, बराबर होगा लंब क्या है यहाँ पर, लंब यहाँ पर है AB, तो AB का वर्ग होगा भाई। आधार क्या है यहाँ पर, OA का वर्ग होगा भाई यहाँ पर, तो AB का वर्ग यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और OB का वर्ग है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो OB का वर्ग बराबर होगा 1 का वर्ग, मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, और 1 का वर्ग यहाँ पर भी 1, और 1 और 1 कितना होता है 2, OB का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ पर सटाना, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए दोनों तरफ रूट करते हैं, ये रूट जो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, लेकिन अभी पॉजिटिव की तरफ है तो इसलिए हमने प्लस ले लिया, ये स्क्वायर से ऐसे रूट कैंसिल आउट हो जाता था, तो O भी हमारे पास बच गया √2। तो यहाँ पर जो ये आई है इसकी जो वैल्यू है ये √2। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, आपके पास प्रकार होगी, जैसे आपने प्रकार से कट लगाया है, तो आप क्या करोगे, आप इस बिंदु O पर प्रकार रखेंगे यहाँ पर, और प्रकार को B बिंदु तक आपने खोल लेना पेंसिल के साथ, पेंसिल की नोक को ऐसे यहाँ पर रखना B के ऊपर, और आपने ऐसे एक चाप लगानी, बिल्कुल ऐसे एक चाप, ऐसे आपने क्या लगानी है, ऐसे चाप लगानी है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ये चाप लगेगी ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे इसको ऐसे चाप लगानी है ऐसे, और जहां पर ये चाप इस लाइन को कट करती है, काटती है, वहां पर एक बिंदु क्या ले लीजिए, C लीजिए, कुछ आप उसका नाम रख लीजिए। जो ये बिंदु आया है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ये दूरी है ना, देखो इसी दूरी को तो मैंने ऐसे ऐसे मिलाया, इसको ऐसे इस लाइन के ऊपर संपाती कर दिया, इस लाइन को, जितनी लेंथ इस लाइन की थी वो भी की, वो ही सेम यहाँ पर आ गई है, जितनी लेंथ थी देखो ऐसे। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है यहाँ पर, √2 है, क्योंकि ये √2 थी तो ये भी √2 है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर ये 0 था, 0 से 1 है, अगर ये लेंथ है, इसका मतलब इसकी लेंथ 1 है, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर √2 लेंथ है इसकी, तो ये जो बिंदु आया ना यहीं पर हमारा √2 हो गया, मतलब ये संख्या हमारी होगी। क्या बच्चों समझ, सभी को समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो आपने √2 को यहाँ पर लिख दिया है, उसी तरह √3 को भी लिखेंगे हम, इसी को √3 का भी यहाँ पर सेम इसी तरह से आपने करना है। अब आप देखिए √3 कैसे आता है, अगर मैं 2 के अंदर 1 जोड़ूं तब भी आ जाएगा, अगर मैं 2 के अंदर 1 जोड़ दूं तब भी आ जाएगा,
ठीक है, दूसरा तरीका भी है भाई, आप इसको यहाँ तक 2 लीजिए और वहां पर तक 1 ले लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसी को थोड़ा आगे कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा उदाहरण नंबर कितना है ये, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 भाई, वास्तविक संख्या रेखा पर। ठीक है, मतलब इसको वास्तविक संख्या रेखा बोल लेंगे। √3 को, उदाहरण नंबर 4, √3 को क्या करना है, √3 को, √3 को संख्या रेखा पर आपने लिखना है भाई। तो कैसे करेंगे देखिए, संख्या रेखा यहां पर बनाएंगे ऐसे, यहां पर हो गया 0 1 2 ऐसे, 3, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल राइट दिखे भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे यहां पर। तो ये संख्या रेखा हमने ली, तो 0 यहां पर मैं ले लेता हूं 1 और यहां पर ले लिया मैंने 2 ऐसे, थोड़ा सा यहां पर यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर -2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रूट यहाँ पर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो हमने यहाँ पर जो था ये एक एक बोल लेंगे इसको, तो इसको भी एक एक मान सकते हैं जितनी, और इसको भी यहाँ पर मिला था, ये था a और ये था b, तो ये आया था हमारा वर्गमूल 2 एकक। ठीक है, आपने √3 को दिखाना, तो आप क्या करोगे, इसी के ऊपर जितनी लेंथ ये है ना भाई 1 एकक, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही 90 डिग्री का कोण बनाना है। जैसी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ पर लेकर के 90 डिग्री का एंगल बनाना है इसके साथ। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री का कोण आप प्रकार के साथ बनाओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर लेनी है, और इसको भी यहाँ पर ये भी था, यहाँ पर सी ले लेंगे, और इसको आपने इसको इस ओ के साथ मिला देना है, ओ के साथ मिलाएंगे ऐसे, ये ओ के साथ पे अपन मिला देंगे, और ये 90 डिग्री का अपने एंगल बनाना है भाई यहाँ पर। तो ये कितना भाई, √2 था ये, वो भी यहाँ पर √2 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जितनी लेंथ ये थी ये बी के बराबर हमने ले ली बी सी। ठीक है, और आपने निकालना है यहाँ पर ओ सी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे ओ बी सी में। तो सबसे पहले काम वही था। ठीक है, यहाँ पर ओ बी कितना है, √2, और यहाँ पर बी सी कितना है 1 यूनिट, या फिर 1 एकक। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, और आपने यहाँ पर ओ सी तो निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखिए भाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए भाई क्या थे पाइथागोरस प्रमेय भाई, यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब ओ सी का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, लंब मतलब बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ओ बी का वर्ग, ऐसे। तो ओ सी का वर्ग ऐसे ही, बी सी कितना यहाँ पर √2 का वर्ग प्लस यहाँ पर कितना भाई ये बी सी कितना है यहाँ पर, ओ बी सॉरी ओ बी कितना यहाँ पर, ओ बी है बी सी यहाँ पर 1 है भाई, सॉरी बी सी यहाँ पर 1 है बी सी, और ओ भी यहाँ पर √2 का वर्ग है भाई। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ये स्क्वायर से ऐसे रूट कैंसिल आउट होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ पर बच गया 2, तो ओ सी का वर्ग बच गया मेरे पास ही। तो यहाँ पर देखिए भाई ओ सी का वर्ग किसके बराबर हो गया, 3 के। स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे दोनों तरफ रूट लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर ये कटेगा इससे, ओ सी बच गया यहाँ पर √3, मतलब जितनी ये लेंथ होगी अभी ये √3 आई, तो ये यहाँ से जो लेंथ होगी भाई ये वाली, ठीक है, यहाँ से जो ये लेंथ होगी, तो आप इसको ऐसे आगे चाप लगाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, ठीक है,
मतलब इस लेंथ को आपने ऐसे मापना है भाई, और ये तो पहले मैं यहाँ से इसको मापता हूँ ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इसको माप देता हूँ ऐसे आके। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं आपने प्रकार खोलने भाई, यहाँ से बिंदुओं से प्रकार खोल लेंगे कहाँ तक, बिंदु सी तक। और इससे एक ऐसे चाप लगानी है अपने, ऐसे ऐसे एक चाप लगानी है, इसको ऐसे करके ऐसे अपने एक का चाप लगानी है ऐसे करके। और ये कहाँ पर मिलेगी आके, इस बिंदु पर मिलेगी। इसको नाम क्या हो रखिए, पी रखिए, कुछ भी रखिए। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी सेम ये दूरी होगी भाई। और ये दूरी यहाँ से कितनी है, जितनी है, मतलब ये √3 है भाई। ठीक है भाई बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। समझ में आया तो कमेंट करिए भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए प्यारे बच्चों। और बार बार तब तक समझ में ना आए तो आप, अगर समझ में एक बार भी ना आए तो आप कमेंट करना, बड़े अच्छे तरीके से और भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझ जाएंगे हमारे सामने बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं, और भगवान आप सभी को और भी इंटेलिजेंट बनाए। ठीक है, मेहनत करते रहिए जीवन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 3 करूंगा मैं, जो अभी वर्गमूल 5 वाला है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की आपके स्क्रीन पर होगी भाई, या फिर मैं सीधा ही यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि √5 को भी किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, या फिर √5 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करिए। दर्शाइए ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर दर्शाइए, देखिए इसको करने के लिए वही सेम संख्या रेखा लेंगे हम। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। सेम सेम डिस्टेंस लेना, इक्वल लेना भैया, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। यहाँ से 1, ये सेम से, और यहाँ पर ये 3, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना आपने, इक्वल। इसी तरह यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर ये जो है 2, ये डिस्टेंस लेंगे। अब की बार आपने 1 एक नहीं लेना, आपने 2 एकक डिस्टेंस लेना है, एक ये और एक ये वाला 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A हो गया, तो ये आपने लेना भाई। और इसके ऊपर आपने लंब खींचना है भाई, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी हो, 1 एकक हो। क्योंकि अभी बताया 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, तो आपने 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, 1 एकक कह सकते हो। यहाँ पर A नाम रख दिया, इसका नाम O, इसका नाम यहाँ पर B, और इस B को हम कहाँ मिला देंगे भाई, O पर मिलाएंगे। ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया भाई। ठीक है, आपने वो भी निकालना है भाई। ठीक है, समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो वो भी आप निकालना है भाई। समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में, तो यहाँ पर दे रखा है भाई आपको OA, ये पूरा टोटल जो है ये है 2 एकक। ठीक है, इसको 2 यूनिट में लिख देता हूँ, 2 यूनिट लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है भाई, AB कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट कहते हैं, फिर 1 एकक भी कह सकते हैं। O भी आपने निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम होती है, AB का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब, और OA का स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग। तो भाई देखिए यहाँ पर AB कितना है, यहाँ पर AB हमारा है 1,
और ओ ए कितना हमारा यहाँ पर 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। काटेंगे इसको रूट लेकर के, तो ये √5 आ गया भाई। तो ओ भी मेरा आ गया यहाँ पर कितना, √5, मतलब ये √5 है भाई, √5। तो यहाँ पर देखिए भाई सेम इसी तरह से होगा यहाँ तक, ठीक है। आप इसको आगे ऐसे प्रकार खोलेंगे, यहाँ से और तक ऊपर रखेंगे और यहाँ पर बी तक खोलेंगे प्रकार को, और यहाँ पर प्रकार रखेंगे, और ये क्या होगा भाई, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर आएगा थोड़ा, ठीक है। और एक चाप ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि बिल्कुल बिंदु पर काटेगी आपके यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको अगर देखूं तो ये यहाँ पर आ गया, और ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहीं पर आ जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा भाई, ठीक है, √5। तो ये √5 का संख्या रेखा पर क्या है, स्थान है भाई। आपने इस तरीके से बनाना है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, बड़े ध्यान से। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इसको समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज को 1.2 थी एक्सरसाइज आपकी, क्लास 9th थी यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, आगे पार्ट हम ऐसे ही डालते रहेंगे, आप सभी का प्यार बना रहेगा हमारे साथ, ऐसी आशा करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को आगे भी शेयर करना है, जिस बच्चे के पास नहीं पहुंचा उसके पास आपको पहुंचाना है, अपने एक अच्छा शुभ काम करना है अपने हाथों से, ठीक है भाई। और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर बनाते रहे। हमारे सर हमारे साथ बिल्कुल ही हेल्प कर रहे हैं अपनी, वो भी अपनी बीएड या फिर 10th क्लास की, एसएस 9th क्लास की भी शुरुआत करेंगे। बस जरूरत हमें आपके प्यार की प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यार बनाए रखे, आपका बहुत प्यार मिला है, ठीक है प्यारे बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।